दोस्तों, ये माना जाता है कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है वैसे वैसे हमारा मानसिक तनाव भी लगातार और अधिक बढ़ता जा रहा है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि हमारे इस वर्तमान जीवन से अच्छा तो हमारे पूर्वजों का वो जीवन था जब हम खानाबदोश जीव के रूप में दिन भर शिकार करते थे, शाम को शिकार को पकाकर खाते थे और रात्रि के समय किसी गुफा में लेटकर आराम से सो जाते थे। ना किसी रोजगार या काम धंधे की फिक्र और ना ही शादी ब्याह जैसी अन्य जिम्मेदारी की कोई चिंता, बल्कि अतीत में तो बस हमारे पास दो ही काम थे, खाना और आराम करना। यानी हम मज़े का जीवन जी रहे थे। पर क्या सच में ये मान्यता सही है? क्या वास्तव में आज से हजारों वर्ष पूर्व में हमारे यानी इंसानों के जीवन में तनाव बिल्कुल भी नहीं होता था? यदि विज्ञान के जरिए सवाल का जवाब खोजा जाए तो विज्ञान इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखता कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमसे कहीं अधिक चिंता से मुक्त था। अपितु हमारे पूर्वजों ने लगातार खौफ, डर और चिंता के साए में जीवित रहकर ही अपनी इस पीढ़ी को बचाया है। जरा अपने आसपास देखिए, दुनिया में कितनी सारी प्रजाति के कुत्ते घूम रहे हैं। रेंगकर चलने वाले सांपों तक की 300 से अधिक प्रजातियां अकेले भारत में ही है। फिर भला इस भांति मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियां क्यों नहीं है? क्योंकि एक हमें छोड़कर वो सब विलुप्त हो चुकी हैं। मनुष्यों की प्रजातियों को वैज्ञानिक तौर पर होमिनिन कहा जाता है। जीवाश्मों की खोज ये इंगित करती है कि इस धरती पर कम से कम 18 होमिनिन प्रजातियां विचरण कर चुकी हैं। ये सभी होमिनिन प्रजातियां एक दूसरे से इतना करीब का संबंध रखती थी कि एक दूसरे के साथ मिलन करके संतान तक उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन एक एक करके वो सभी होमिनिन यानी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई और आज हम यानी इंसान, जिसे वैज्ञानिक तौर पर होमो सेपियंस कहा जाता है, पृथ्वी पर बची हुई आखिरी और अकेली होमिनिन प्रजाति हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि समग्र रूप से अतीत के मनुष्यों ने बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव किया है। ऐसी पीड़ा जिससे हमारी नज़दीकी मानव प्रजातियां समाप्त हो गई। आज के वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे ही तथ्य पेश किए जाएंगे जिनसे आपको ज्ञात होगा कि हमारी पूर्वज होमिनिन प्रजातियों ने वास्तव में खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कितना विशाल संघर्ष किया है, किंतु फिर भी उनमें से एक को छोड़कर सारी प्रजातियां नष्ट हो गई। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी मनोदशा को झकझोरते हुए हमारे पूर्वजों की पीड़ा को आप तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इस खोपड़ी को देखिए। शायद आपको ये वर्तमान इंसानी खोपड़ी जैसी ही लगे, किंतु ये उससे थोड़ी अलग है। ये खोपड़ी किसी होमो सेपियंस की नहीं, बल्कि एक अन्य होमिनिन प्रजाति होमो हिडलबर्गेंसिस की है। और ये खोपड़ी अब तक खोजा गया सबसे पुराना वो सबूत है जब किसी एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या की गई थी। दरअसल जिस समय स्पेन की गुफा से खोपड़ी मिली तो खोजकर्ताओं ने पाया कि इस खोपड़ी में दो बड़े बड़े छेद हैं और स्पष्ट रूप से ये छेद इतनी बड़ी चोट को दर्शाते थे कि निश्चित ही इस मानव की मृत्यु इन छेदों की वजह से ही हुई होगी। परंतु सवाल ये है कि आखिर ये छेद होने का कारण क्या था? शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि चूंकि ये खोपड़ी एक ढलान नुमा गुफा से मिली थी, साथ ही इस गुफा में अनेकों नुकीली संरचनाएं भी उभरी हुई थी, इसलिए संभव है कि ये मानव फिसल कर गिरा हो, जिससे कोई नुकीला बिंदु इसकी खोपड़ी में घुस गया हो। परंतु यदि वास्तव में ऐसा होता तो दो एक समान छेद होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। गौर से देखने पर यह साफ हो जाता है कि ये दोनों ही छेद किसी एक जैसी वस्तु के टकराने की वजह से हुए हैं। इसलिए दूसरा पहलू ये समझ में आता है कि शायद इस मानव पर बड़े आकार के एक शिकारी जानवर ने हमला किया होगा और लगातार 2 बार अपने किसी एक ही दांत से चोट पहुंचाई होगी, जिस वजह से ये दोनों छेद लगभग समान मोटाई के ही हैं। परंतु कार्बन डेटिंग से स्पष्ट हुआ कि खोपड़ी करीब 5 लाख वर्ष पुरानी है और उस समय स्पेन के इस इलाके जहां से ये खोपड़ी बरामद हुई में किसी भी इतने बड़े शिकारी जानवर के जीवाश्मों को वैज्ञानिकों द्वारा नहीं खोजा जा सका है जो जानवर एक मानव खोपड़ी जैसे मजबूत अंग को इतने गहरे जख्म दे सके। अब वैज्ञानिकों द्वारा एक अंतिम परिकल्पना ही बाकी बची थी, वो ये कि असल में खोपड़ी में आई ये चोट किसी मानवीय औजार से लगी चोट है। संभव है कि यह काम किसी डंडे के सामने नुकीले पत्थर को बांधकर किया गया होगा, यानी इस खोपड़ी वाले मानव की किसी अन्य मानव द्वारा हत्या की गई थी। वैसे इस मानव की हत्या ही हुई थी, ये साबित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई अन्य सबूत भी जुटा लिए गए हैं। असल में यह मानव अकेले हत्या का शिकार नहीं बना था, बल्कि इस गुफा में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बाद में वैज्ञानिकों द्वारा एक एक करके इस गुफा से हजारों ऐसे मानवों की हड्डियों को प्राप्त किया गया जिनमें लगभग एक जैसी ही चोट देखी गई। यानी गुफा का यह पूरा प्रकरण यह दर्शाता है कि हमारे जैसे आधुनिक मानवों के उद्गम से लाखों वर्ष पहले ही हिंसा मानव इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वैसे एक गुफा से इतने सारे चोटिल मानवों के जीवाश्मों को
प्राप्त करना हैरानी की बात अवश्य थी। इसलिए बाद में ये माना गया कि यह मानव किसी आपसी युद्ध के दौरान मारे गए होंगे, जिन्हें बाद में इस गुफा में छोड़ दिया गया। यानी यह गुफा एक कब्रिस्तान की भांति इस्तेमाल में लाई जा रही थी। संभव है कि प्राचीन मानव शवों को दफनाने या जलाने जैसे अंतिम संस्कार करने की बजाय गुफा में रख देने की परंपरा को निभाते हों। परंपराएं हमेशा बदलती रहती हैं, किंतु इस पूरे घटनाक्रम ने सिद्ध कर दिया कि निश्चित ही इंसान अपने प्रारंभिक काल से ही संसाधनों या क्षेत्र को लेकर हिंसक लड़ाइयाँ लड़ता आया है और एक दूसरे की हत्या भी करता आया है। हालांकि हत्याएं उतनी बर्बरतापूर्वक नहीं रही होंगी जितनी बर्बरता हमारे एक अन्य पूर्वज को झेलनी पड़ी थी, जिसे OH7 नाम दिया गया है। OH7 असल में एक होमो हैबिलिस था। मानवों की ये उपप्रजाति दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती थी और इन्हें सबसे छोटे आकार के मनुष्यों के रूप में पहचाना जाता है। होमो हैबिलिस की लंबाई मात्र 4 फीट के आसपास ही हुआ करती थी। अपने कमजोर शरीर के कारण इस मानव प्रजाति का जीवन शुरुआत से ही काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा होगा। वैसे ये माना जाता है कि होमो हैबिलिस पेड़ों पर चढ़ने में सबसे माहिर थे, लेकिन हो सकता है कि ये होमो हैबिलिस, जिसे OH7 कहा गया है, पेड़ से नीचे उतरकर कहीं पानी पीने गया हो। ऐसे हालात में इसको वो मौत मिली जो वर्तमान में किसी भी जीव को मिल पाना संभव ही नहीं है। दरअसल OH7 को जिस जीव ने मौत के घाट उतारा वो जीव ही अब विलुप्त हो चुका है। ये था क्रोकोडिलस थोर्बोजोर्नोसानी, जो मगरमच्छों की एक विलुप्त प्रजाति है। इस प्रजाति के मगरमच्छ बड़ी ही आसानी से 2000 किलोग्राम भारी और 25 फीट तक लंबे हो जाते हैं। अवशेषों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस विशाल मगरमच्छ ने OH7 पर घात लगाकर हमला किया था। OH7 पानी पी रहा होगा, तभी नीचे से मगरमच्छ झपट पड़ा। हालांकि हमारा ये दोस्त यानी OH7 फुर्तीला था। इसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन शायद ये कीचड़ में फिसलकर गिर गया होगा, क्योंकि मगरमच्छ के दांतों के काटने के निशान इसके सर या कंधे पर नहीं बल्कि पैर की हड्डी पर मिले हैं। ये निशान काफ़ी बड़े थे और जब खोजकर्ताओं ने निशानों को प्राचीन विशाल मगरमच्छ यानी क्रोकोडिलस थोर्बोजोर्नोसानी के दांतों से मिलाया तो इस मगरमच्छ के दांतों से इन निशानों का मिलान हूबहू हो रहा था। भला एक मगरमच्छ के जबड़े में फंसकर मिली मौत से अधिक भयानक मौत और क्या हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे इस प्राचीन दोस्त के लिए प्रकृति ने और भी बड़ी सजा सोच रखी थी। OH7 की गर्दन और खोपड़ी के पिछले हिस्से पर भी काटने के गहरे चिन्ह देखे जा सकते हैं, परंतु ये चिन्ह मगरमच्छ के दांतों जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, बल्कि पकड़ और दांतों से मिली हड्डियों पर चोट देखकर यह साफ तौर पर समझा जा सकता था कि OH7 की खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से को किसी तेंदुए जैसे जीव ने धर दबोचा था। इस मानव की गर्दन वाले हिस्से में भी लंबी खरोंच के निशान मिले हैं। ऐसे निशान तेंदुए जैसी बड़ी बिल्ली के हमले के दौरान ही दिखाई पड़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या OH7 को एक ओर से विशालकाय मगरमच्छ तो दूसरी ओर से तेंदुए जैसी किसी बड़ी बिल्ली ने जकड़ लिया था? वैसे हो तो ऐसा भी सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी दुर्लभ है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि शुरुआत में OH7 की टांग को एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया गया होगा। हालांकि एक मगर के जबड़े की पकड़ में आने के बाद उसके शिकार का बच निकलना असंभव सा ही कार्य है, किंतु OH7 इस मामले में भाग्यशाली रहा होगा। मगरमच्छ ने उसकी टांग को कुतरकर उसे जाने दिया, या हमारे मित्र OH7 के पास कोई नुकीला कुल्हाड़ी जैसा हथियार रहा होगा जिससे उसने मगर के जबड़े पर जोरदार वार किया होगा और मगरमच्छ की पकड़ से खुद को आज़ाद करा लिया। ऐसे में संभव है कि OH7 की कुल्हाड़ी भी मगरमच्छ के जबड़े में ही धसी रह गई हो और उसके बाद खून बहती अपनी टांग को खींचते हुए OH7 पानी से दूर चल पड़ा होगा। परंतु उसकी इस असहाय हालत को किसी तेंदुए ने भांप लिया और हमारे उस प्राचीन मित्र की गर्दन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। तेंदुए ने OH7 की गर्दन और खोपड़ी पर पीछे की ओर से हमला किया, जिस वजह से यदि OH7 के पास कुल्हाड़ी भी रही होगी तो भी वो तेंदुए पर निशाना नहीं साध पाया होगा और हमारे इस प्राचीन मित्र की मौत निश्चित रूप से बहुत बुरी रही होगी। तेंदुए ने OH7 के शव को अपना भोजन बनाया और बाद में शव की बची हड्डियों को मिट्टी और राख की परतों ने ढक लिया, जिस वजह से यह ऑक्सीजन और बैक्टीरिया से बची रही और वैज्ञानिकों के अन्वेषण हेतु पृथ्वी के उस हिस्से में सुरक्षित रही जिसे हम आज तंजानिया के नाम से जानते हैं। हालांकि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि पीड़ादायक मौत केवल हिंसा से ही प्राप्त हो। वास्तव में हमारा अतीत इतना खराब रहा है कि बिना किसी हिंसा के भी हमारे पूर्वज दर्दनाक मौत मारे जाते थे। उदाहरण के लिए केन्या में खोजे गए होमो इरेक्टस के जीवाश्म को ही ले लीजिए, जिसे KNM
NMER1808 नाम दिया गया है। ये जीवाश्म वर्तमान से 17 लाख साल पुराने हैं। होमो इरेक्टस ऊंचे कद के फुर्तीले इंसान थे। ये आसानी से 6 फीट की लंबाई हासिल कर सकते थे और अफ्रीका के साथ साथ इनके जीवाश्मों को यूरोप के कई हिस्सों से भी प्राप्त किया गया है। NMER1808 होमो इरेक्टस के कंकाल जब वर्ष 1974 में केन्या से बरामद किए गए तो वैज्ञानिकों को इन कंकालों ने पूरी तरह से हैरानी में डाल दिया। दरअसल पाए गए कंकाल, जो कि एक मादा होमो इरेक्टस के थे, में हड्डियों के भीतर एक असामान्य वृद्धि पैटर्न दिखाई दे रहा था, अर्थात हड्डियों में अत्यधिक घुमाव और लंबे समय तक भारी मात्रा में अंदरूनी रक्तस्राव के सबूत मिले थे। परंतु कंकाल पर कोई भी चोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से पूरा मामला काफी रहस्यमयी और हैरान कर देने वाला था। परंतु शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को जल्द ही सुलझा लिया। असल में विटामिन ए हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है, लेकिन विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा हमारी हड्डियों में ठीक वैसा ही विकार उत्पन्न कर देती है जैसा विकार हमारी पुरानी मादा मित्र NMER1808 की हड्डियों में देखा जा रहा था। इस समस्या को विटामिन ए की विषाक्तता कहा जाता है। हड्डियों का ये विकार बिना किसी बाहरी हिंसा के ही हमें भयानक दर्द दे सकता है। निश्चित ही हमारी इस पुरानी दोस्त का इस बीमारी के कारण चलना फिरना दूभर हो गया होगा। वो रात दिन एक ही स्थान पर पड़ी हुई करहाती रही और अंततः एक रोज मारी गई। विटामिन ए की विषाक्तता हड्डियों के साथ साथ मानवों के दांतों को भी कमजोर कर देती है, जिस कारण दांत समय से पहले ही टूटकर गिर जाते हैं। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि अपने अंतिम दिनों में हमारी दोस्त को भूख भी सहन करनी पड़ी होगी और शायद भूख के ही कारण वो वीर गति को प्राप्त हो गई। किंतु सवाल ये है कि NMER1808 को इतनी अधिक मात्रा में विटामिन ए आखिर मिल कहां से रहा था? और इस सवाल का उत्तर है अत्यधिक मात्रा में मांसाहारी जानवरों के लीवर का सेवन करना। मांसाहारी जानवरों का लीवर विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। भालू जैसे बड़े शिकारी जानवर के लीवर में तो इतनी अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है कि इससे एक मनुष्य की लगभग 150 वर्षों तक की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। वर्तमान से 17 लाख वर्षों पहले जब हमारी मादा मित्र NMER1808 की मौत हुई तो उस समय अंतिम शीत युग अपने चरम पर था। ऐसे में वनस्पति नष्ट होने के कारण शाकाहारी जानवरों में आई कमी ने बड़ी संख्या में मांसाहारी जानवरों को नष्ट होने पर मजबूर कर दिया और जाहिर है कि हमारी मित्र उन मरे हुए मांसाहारी जानवरों के लीवर को ही अपना भोजन बना रही थी, क्योंकि लीवर किसी भी मांसाहारी जीव का सबसे स्वादिष्ट और नरम अंग माना जाता है। और इस तरह से NMER1808 नामक एक मादा के रूप में हमें मानव इतिहास के सबसे प्राचीन बीमार मनुष्य के सबूत प्राप्त हो गए। वैसे वर्तमान में हमें इस तरह की बीमारी की जानकारी है। यही वजह है कि हम समय रहते विटामिन ए की मात्रा अपने भोजन से कम करते हुए इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज मामूली से दांत दर्द की वजह से भी अपनी जान गंवा देते थे? अब ये बात तो सुनने में ही काफ़ी भयानक लगती है, परंतु हमारे पास इस बात को भी सही सिद्ध करने के पर्याप्त सबूत है। केन्या में ही तुर्काना नदी के निकट से वर्ष 1984 में एक अन्य होमो इरेक्टस लड़के के जीवाश्म प्राप्त किए गए, जिसे KNMWT15000 नाम दिया गया है। वैसे इन जीवाश्मों को प्यार से तुर्काना बॉय भी कहा जाता है, जो कि करीब 15 लाख साल पुराने हैं। इस समय होमो इरेक्टस ने बहुत बढ़िया उपकरणों का आविष्कार कर लिया था और संभवतः आग पर भी नियंत्रण पाना सीख लिया होगा, लेकिन उन्हें अपने दांतों की सफाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यही कारण रहा कि तुर्काना बॉय के मुंह में एक अजीब सी विसंगति हो गई। यदि स्पष्ट रूप से देखा जाए तो उसके कुछ दांत खराब हो जाने की वजह से मसूड़ों में अत्यधिक मवाद बन गई होगी, जिसने मसूड़ों को पूरी तरह से विकृत कर दिया और इस विकृति को तुर्काना बॉय के जीवाश्मों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। वर्तमान समय में दांतों के संक्रमण के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुर्काना बॉय को सेप्टिसीमिया बीमारी ने घेर लिया होगा। ये खतरनाक स्थिति है जो तब होती है जब बैक्टीरिया या किसी अन्य विषाक्तता के कारण दांतों का संक्रमण इतना अधिक बढ़ जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस संक्रमण को समाप्त करने के लिए हमारे ही शरीर के साथ बेहद गंभीर लड़ाई शुरू कर देता है, जिस कारण सभी अंग जरूरत से अधिक कार्य करते हुए एक एक करके खराब होने लगते हैं और अंततः प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तुर्काना बॉय को होने वाली सेप्टिसीमिया नामक बीमारी आज के समय में होना काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि हम दर्द होते ही अपने दांत का इलाज या तो शुरू कर देते हैं या दर्द वाले दांत को ही उखड़वा देते हैं। और यदि ये बीमारी अब किसी को हो भी जाती है तो एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से प्रभावित व्यक्ति को कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह के दौरान
आसानी से स्वस्थ किया जा सकता है। अगर बेचारे तुर्काना बॉय के समय में भी एंटीबायोटिक दवाई होती तो उसे मामूली से दांत दर्द के बदले अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। वैसे हमारे पूर्वजों को तो इससे भी अधिक आसान हालातों में अपनी जान गंवानी पड़ी है। जरा सोचें कि आप जंगल में घूम रहे हैं, तभी कोई आपसे कहे कि आप पर हमला होने वाला है। ऐसे में निश्चित ही आप अपने आसपास देखने लगोगे, ये जानने के लिए कि हमला किस ओर से होगा, ताकि आप अपना बचाव कर सके। अपने आसपास देखते हुए ये पक्का है कि आप ऊपर आसमान की ओर नहीं देखोगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि जंगल में घूमते समय हम पर आसमान की ओर से भी हमला हो सकता है। परंतु मानव इतिहास के अतीत में ऐसा होता था। इसके उदाहरण के लिए हमारे पास वर्तमान से करीब 28 लाख वर्ष पुरानी एक खोपड़ी है जिसे टोंग चाइल्ड कहा गया है। इस खोपड़ी को वर्ष 1924 में अफ्रीका के टोंग इलाके से खोजा गया था। ये खोपड़ी असल में एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस मानव बच्चे की खोपड़ी है, जिसे 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवाश्म माना गया है। जाहिर है कि हमारे अतीत में कुछ बेहद बड़े शिकारी पक्षी आसमान में मंडराते थे और वैसे ही किसी पक्षी ने अंदाजन बेचारे 3 से 4 साल के एक बच्चे पर झपटते हुए उसे मार डाला। संभव है कि किसी कारण से बच्चा यानी टोंग चाइल्ड अपने परिवार या झुंड से बिछड़ गया होगा और ऐसे ही समय यह किसी बात जैसे ताकतवर पक्षी का शिकार बन गया। टोंग चाइल्ड के चेहरे और सर पर भयानक चोटें पाई गई हैं। इस बच्चे की खोपड़ी में आंखों के निचले वाले हिस्से पर छेद बने हुए हैं, जबकि खोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर गहरी खरोंचों के निशान मौजूद हैं। ठीक ऐसे ही खरोंचें उन बंदरों में देखी जाती हैं जो बंदर फिलिपाइन ईगल जैसे बड़े बाजों का शिकार बनते हैं। यानी स्पष्ट रूप से किसी खतरनाक और बड़े शिकारी पक्षी ने अपनी चोंच और पंजे टोंग चाइल्ड बच्चे की आंखों और सर में गड़ा दिए थे, जिससे संभवतः उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई होगी। हालांकि हमारे पास इस बच्चे की सिर्फ खोपड़ी ही उपलब्ध है, उसका शरीर कभी नहीं मिल सका। ऐसे में शोधकर्ताओं के मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर टोंग चाइल्ड का शरीर कहाँ गायब हो गया, और इस बाबत वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि दरअसल बाज अपने शिकार की लंबी हड्डियों का इस्तेमाल अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। खास करके शिकारी पक्षी पसली आदि की हड्डियों से घोंसले को मजबूती देते हैं। ऐसे में संभावना बनती है कि संभवतः हमलावर पक्षी ने टोंग चाइल्ड के शरीर को उठाकर अपने घोंसले में सजा लिया होगा, जबकि इस दौरान इस बच्चे का सर उखड़कर नीचे गिर गया, जो अगले लाखों वर्षों तक यूं ही पड़ा रहा। वैसे टोंग चाइल्ड का ये हाल देखकर काफ़ी संभावना है कि अब पक्षियों को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाए। जरा सोच कर देखिए कि अपने जंगली जीवन में हम इतने असहाय थे कि पक्षी तक हमको अपना शिकार बना लेते थे। फिर भला शेर जैसी बड़ी बिल्लियों का खौफ तो शायद हमें चैन से सोने भी नहीं देता होगा। और लकड़भग्गे, उनके बारे में तो मैं जिक्र ही करना भूल गया। शायद आपको यकीन न आए, किंतु किसी जमाने में मानव लकड़भग्गों का सबसे प्रमुख शिकार हुआ करता था। इसे साबित करने के लिए हमारे पास कई सारे सबूत हैं, परंतु उससे पहले ये जान लीजिए कि लकड़भग्गा अपने शिकार की जान किस तरह से लेता है। दरअसल ये खूंखार शिकारी शेरों की भांति पहले अपने शिकार की गर्दन दबोचकर उसे जान से नहीं मारता, बल्कि लकड़भग्गा तो शिकार को पकड़कर जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। और मैं आपका मन खराब नहीं करना चाहता एवं ना ही आपको डराना चाहता हूँ, लेकिन लकड़भग्गे हमेशा अपने शिकार को उसके मल त्यागने वाले स्थान से ही चबाना शुरू करते हैं, वो भी तब जब उनका शिकार जिंदा होता है। निश्चित ही ऐसे कष्ट के बारे में सोचना भी हमें बर्दाश्त नहीं होने वाला। परंतु इस खोपड़ी को देखिए, जो कि 1 लाख वर्षों से भी अधिक पुराने एक होमो इरेक्टस की खोपड़ी है। इसे बुरी तरह से कुचल दिया गया है। खोपड़ी पर बने दांतों के चिन्हों से यह साबित हो चुका है कि इसे कुचलने का यह कार्य एक लकड़भग्गे का है। और यह खोपड़ी कोई अकेला जीवाश्म नहीं है, बल्कि चीन में शियाओयान इलाके से इसी तरह के 2 या 4 नहीं, बल्कि 28 मानवों के जीवाश्मों को प्राप्त किया गया है, जिनकी हड्डियों पर लकड़भग्गों के दांतों के निशान मिले हैं। इन मानवों की अधिकतर हड्डियों को या तो खाया जा चुका था या वो बुरी तरह से नष्ट हैं। और ये काम वर्तमान समय में पाए जाने वाले लकड़भग्गों का नहीं है, बल्कि ये हिमाकत तो पैचिक्रोकुटा नामक विशालकाय और ताकतवर लकड़भग्गों द्वारा की गई थी। पैचिक्रोकुटा लकड़भग्गे वर्तमान समय में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां वर्तमान समय में पाए जाने वाले लकड़भग्गों का वजन 55 से 65 किलोग्राम ही होता है, वहीं पैचिक्रोकुटा 150 किलोग्राम तक भारी हो जाने वाले एक बड़े आकार की लकड़भग्गा प्रजाति थी। ये इतने बलशाली थे कि शेरों तक के प्रतिद्वंदी माने जाते थे।
वहीं इनके जबड़े हड्डियों को कुचलने के पूर्णतः अनुकूल थे। यानी ये खूंखार प्राणी अपने शिकार की जिस भी हड्डी को पकड़ता होगा उस हड्डी को शीघ्र ही तोड़ डालता होगा। मेरा ख्याल है कि एक शेर के आकार के लकड़बग्गे का आप कुछ भी विशेष नहीं बिगाड़ सकते, भले ही आपके हाथ में भाला ही क्यों ना हो। ऊपर से ये जीव झुंड में शिकार करता था और ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि लकड़बग्गे किस खूंखार तरीके से अपने शिकार को बिना मारे जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। जाहिर है कि ऐसे हालातों के दौरान जब हम इन भूखे दैत्यों के मध्य में अपना जीवन जिया करते थे तो वो जीवन आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। तो यदि आप पढ़ाई करते हैं और आपको ये काम मुश्किल लगता है तो सोचिए कि हमारे पूर्वज भी आप ही की तरह अपनी बुद्धिमत्ता लगाकर खुद के लिए भाले जैसा हथियार बनाते थे, लेकिन इन लकड़बग्गों के हमले में वो हथियार किसी काम के नहीं रहते थे। यदि आप खेती जैसा कोई कार्य करते हैं और अधिक पसीना बहाने के कारण आपको प्यास लग जाती है तो आप अपने साथ लाए गए पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। किंतु जरा उस समय काल के बारे में सोचिए जब हमारे पूर्वजों को पानी पीने के लिए मगरमच्छों से भरे तालाब की ओर देखना पड़ता था। वो एक ऐसा समय काल था जब ना हमारे पास बीमारियों का कोई इलाज होता था और ना ही कोई न्याय या कानून व्यवस्था। तो अंत में बस इतना समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर हमारा वर्तमान समय काल हमारे अतीत की तुलना में बेहद ही अधिक खूबसूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।